नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। कोटद्वार में कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर सिद्धबली मंदिर के पास अचानक हाथियों का झुंड आ गया। हाथियों के झुंड को देखने के लिए लोग रुक गए और कई लोग हाथियों की फोटो खींचने लगे तो कई हाथी के सामने से जाने की कोशिश करने लगे। कोटद्वार के जंगल में देने आए हैं, कोटद्वार की सिद्धबली के पार्क के सामने, और काफी भीड़ गजराज को देखने। अच्छा, ये जंगलात वालों के हाथी आ गए हैं कोटद्वार के जंगल में, कोटद्वार के जंगल में। तो अचानक हाथियों का झुंड आया, सिद्धबली मंदिर के पास की झुंड आया। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार की, ये तस्वीरें कोटद्वार पौड़ी हाईवे पर गजराज वहां पर आ गए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रामनगर में गुमानपुर से हाथीडगर को जाने वाली रोड पर अचानक गुलदार नजर आया। कुछ लोग गाड़ी से जा रहे थे कि तभी रोड पर अचानक गुलदार आ गया। लोगों ने गुलदार को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। गुलदार अब आबादी वाले इलाकों में दिखाई देने लगा है। ऐसे में सुबह शाम टहलने जाने वालों को सावधानी बरतनी चाहिए। हरिद्वार में एक युवक की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो पथरी इलाके का बताया जा रहा है। वीडियो में एक युवक के साथ कई लोग गाली गलौज करते हुए लाठी डंडों और लात घूंसों से पीट रहे हैं। बताया जा रहा है कि शख्स पर चोरी का आरोप है, जिसकी वजह से उसकी बेरहमी से पिटाई की गई। पथरी थाना इंचार्ज का कहना है कि वायरल वीडियो का मामला संज्ञान में आया है, जांच की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चमोली के थराली में दूरस्थ रतगांव में पैदल लकड़ी का पुल एसडीआरएफ ने तैयार कर दिया है। बीती 13 अगस्त को भारी बारिश के चलते लकड़ी का पुल बह गया था, इससे रतगांव का संपर्क कट गया। थराली तहसील प्रशासन ने एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पीडब्ल्यूडी के गदेरे के ऊपर एक वैकल्पिक लकड़ी का पुल तैयार कर दिया, जिससे करीब 1500 की आबादी वाले रतगांव के लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों के लिए पैदल आवाजाही कर सकेंगे। नैनीताल से रामनगर आ रही यात्री बस गेबुआ के पास रोड से नीचे उतर गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि बस के आगे चल रही कार ने अचानक इमरजेंसी ब्रेक मार दिए। कार को बचाने के लिए बस ड्राइवर ने जैसे ही बस को कुछ किनारे किया, वो रोड से नीचे उतर गई। हरिद्वार में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग ली, जिसमें सीएम धामी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। मीटिंग में बागेश्वर उपचुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। मीटिंग में सांसद राज्यलक्ष्मी शाह, सांसद तीरथ सिंह रावत, अनिल बलूनी और प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट शामिल नहीं हुए। वहीं मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि कोर कमेटी की मीटिंग अक्सर होती रहती है, जबकि सांसद अजय टम्टा ने बताया कि मीटिंग में पार्टी के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। हाँ, एक बागेश्वर का चुनाव तो है ही, अभी उस पर काम कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे से। लोकसभा को लेकर कोई चर्चा? उसका लोकसभा के चुनाव का क्या है कि जो अभी ये हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी के, चाहे महासंपर्क अभियान है, मतदाताओं की जागरूकता का अभियान है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की चर्चा तो हमारी पार्टी के स्तर में काम होते ही होते हैं। वो मंडल पे भी प्रदेश में भी होते हैं, मंडलों में भी होते हैं, जिले में भी होते हैं। कोर कमेटी की बैठक करते रहते हैं। कोई महीना ऐसा नहीं होता है कि कोर कमेटी की बैठक न हो, वो आप तक नहीं पहुंचती होगी। हम हमेशा अपना मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के असली ध्वजवाहक हैं। वहीं मीटिंग के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार में हरकी पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्नी के साथ गंगा पूजन किया और फिर गंगा आरती की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, सांसद नरेश बंसल समेत कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे।
वहीं इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम पुष्कर धामी की तारीफ की, उनके कामों की तारीफ की। उन्होंने उत्तराखंड सरकार द्वारा लाने वाले यूसीसी बिल, धर्मांतरण और अवैध मजारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर सीएम धामी की जमकर तारीफ की। वहीं जोशीमठ में भूधसाव के दौरान सीएम धामी द्वारा तत्काल कार्रवाई किए जाने और पुनर्निर्माण के कार्यों की भी सराहना की। सीएम धामी ने रविवार को पंजाबी सभा द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका सम्मान समारोह में विभीषिका झेल चुके लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने विभाजन विभीषिका के दौरान दिवंगत लोगों की याद में स्मृति स्थल के निर्माण की भी घोषणा की। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका की पीड़ा सह चुके लोगों ने इस क्षेत्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सीएम ने कहा कि विभाजन की विभीषिका को हम न तो भूले हैं, न भूलेंगे और न भूलने देंगे। हमारे संयोजक श्री शिव अग्रवाल जी, माननीय विधायक भूतपूर्व 14 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत मां के सर को लहूलुहान कर दिया गया, भारत मां को काट दिया गया, थाली में सजाकर पाकिस्तान भेंट कर दिया गया। आजादी के बंटवारे के दर्द को न हम भूले हैं, न भूलेंगे और न भूलने देंगे। इसीलिए ये स्मृति दिवस हमें मनाएंगे। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 3 दिवसीय बागेश्वर दौरे में हैं। रविवार को भगत सिंह कोश्यारी का गरुड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत समारोह आयोजित किया। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं से मिले और कई विषयों पर उनसे चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी उपचुनाव में कोई भी जनसभा नहीं करेंगे, लेकिन वे बागेश्वर के कुछ मंडलों में जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनमें जोश भरेंगे। हरीश नेगी जी हैं और नारायण गिरी जी यहाँ पर हैं, पूर्व रिटायर्ड आर्मी से, तो उनको भी कहूंगा कि वो भगत का स्वागत। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर प्रचार तेज हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही हैं। इसके साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है, लिहाजा लगातार स्टार प्रचारक क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाओं में सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनाई जा रही हैं। साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला जा रहा है और कांग्रेस पलटवार कर रही है। इतना छोटा सोच हमारा नहीं है जितना सोच कांग्रेस का है, इसीलिए आज राहुल गांधी जी पर कोई विश्वास नहीं करता है। तरह तरह की उपमाओं से उनको नवाजा जाता है। मैं अपने मुख से वो उपमाएं नहीं बोलना चाहता हूँ। जो ये कहता हो कि पहाड़ का पंडित बिना दारू पिए हुए पूजा नहीं कर सकता, उस आदमी के मुंह से कुछ भी निकल सकता। बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस नेता बागेश्वर उपचुनाव जीतकर पार्टी की एनर्जी बूस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए कांग्रेस हर रोज नई प्लानिंग के साथ चुनाव प्रचार में उतर रही है और जीत का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी का तर्क कुछ और है। और जिन जगहों पे हम लोग अभी घूमे हैं, जितने लोगों से मिले हैं, तो ये एक तरफा कांग्रेस की सीट है, लोग कांग्रेस को चुने। बागेश्वर उपचुनाव एक पिकनिक स्पॉट बन के रह गया है। इनके नेता आते हैं, 2 दिन के लिए भाषण देकर चले जाते हैं और वो उस चुनाव को खुद मान चुके हैं कि बहुत बुरी तरह से हारने वाले हैं। आरोप प्रत्यारोपों के बीच बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों दलों के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। इसीलिए बागेश्वर के इस चुनावी रण में हर कोई रणविजय बनना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। मसूरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने रविवार को रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया। न्यू कैंट रोड स्थित सर्वे ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधने पहुंची। इस मौके पर पर्यावरणविद अनिल जोशी, बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भी मौजूद रहीं। राखी बांधने पहुंची बहनों का आभार प्रकट करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी हूं बहनों की ही बदौलत हूं। मुझे घटना याद आती है, जब मैं भर्ती होने के बाद फौज में गया था, 28 1977 को रक्षाबंधन था और मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे राखी बांधने वाला कोई नहीं था। आज हजारों की संख्या में, लगभग 10,000 से अधिक लोग राखी बांधने यहाँ पर आए। अपनी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ।
आने वाले त्योहारों के मद्देनजर रामनगर में खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की है। यहां टीम ने विभिन्न जगहों से खाद्य पदार्थों का सैंपल लिए। टीम यहां पर मोबाइल लैब भी साथ लेकर आई थी, जिसमें कई सैंपलों के टेस्ट किए गए। आगामी जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसके मद्देनजर खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर आज रामनगर में विभिन्न मिठाई की दुकानों, परचून की दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट्स आदि की चेकिंग हो रही है। तो मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स के माध्यम से उत्तराखंड सरकार द्वारा जगह जगह पर जाकर जो खाद्य पदार्थों के नमूने हैं उनकी जांच की जा रही है। राजधानी देहरादून में जगह जगह झूल रहे तारों ने शहर की खूबसूरती को बदरंग किया हुआ है। ये तार शहर की सुंदरता पर तो दाग लगा ही रहे हैं, साथ ही हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। वहीं इन तारों को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम भी अब नींद से जाग गया है। नगर निगम ने तमाम कंपनियों को अल्टीमेटम दिया है कि अगर वो इन तारों को खुद से व्यवस्थित नहीं करते तो नगर निगम खुद इन तारों को काटकर हटा देगा। मेयर का कहना है कि इन लटकते झूलते तारों के कारण 2 बच्चे जान गंवा चुके हैं। बिजली वालों को स्पेशल कहा था कि जितनी तारें जो केबल की तारें हैं, जियो की तारें हैं, इनको तत्काल हटाइए। अगर नहीं हटाएंगे तो उन पे जुर्माना भी किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो उनकी रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी, क्योंकि शहर की सारी सुंदरता ये तारें जहां जहां लटकी है और इससे शहर में कई हादसे भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ की कुलदेवी नंदा की यात्रा में पूरा पहाड़ आस्था के रंग में डूब जाता है। हालांकि इस बार नैनीताल के नंदा महोत्सव को विश्व विरासत में शामिल करने की तैयारी भी है। पहाड़ की कुलदेवी नंदा सुनंदा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नैनीताल में इस बार नंदा महोत्सव 20 से 27 सितंबर तक होगा। इस दौरान कदली के पेड़ से मूर्ति निर्माण से लेकर पंच आरती लोगों का आकर्षण केंद्र रहेगी। लिहाजा 7 दिनों तक सरोवर नगरी नंदा में रहेगी। देखा जाए तो हमारे जो कल्चरल है, हमारे बच्चे जो स्कूली बच्चे हैं, उनको भी हमारी धरोहर के बारे में पता चलेगा। साथ ही साथ इसको अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो बाहर के लोग पहाड़ में नंदा को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और ये यात्रा नंदा को कैलाश छोड़ने की है। वहीं यात्रा के दौरान पहाड़ के कई रंग भी देखने को मिलते हैं। नगर पालिका भी महोत्सव की तैयारियों में जुटा हुआ है। वो 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक के बीच में ये मेला आयोजन किया जाएगा। इस मेले के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपनी अध्यक्षता में इसकी एक सभी विभागों के साथ एक बैठक ले ली गई है, जिसमें हमें कुछ दिशा निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। नंदा गढ़वाल के राजाओं के साथ कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी है। यही कारण है कि मां को राज राजेश्वरी का दर्जा दिया गया है और पूरे उत्तराखंड को नंदा सुनंदा महोत्सव का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। नैनीताल मानसून मैराथन के आयोजन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैराथन के दौरान कई खिलाड़ियों पर कुत्तों ने हमला कर दिया तो कई खिलाड़ी कुत्ते और बंदरों के डर से बीच में ही दौड़ छोड़कर वापस लौट गए। हालांकि इन सब के बाद भी रानीखेत आर्मी सेंटर के जवान रोहित यादव ने इस बार मैराथन दौड़ जीती है। वहीं सेना के ही रमेश कुमार दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तीसरे पर मोहित कुमार जीते हैं। इसके साथ ही महिला वर्ग में रेनू सिंह ने जीत दर्ज की। दूसरे नंबर पर रूबी कश्यप रही। वहीं इस बार आयोजन को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए, जिसमें खिलाड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। वहीं आयोजन समिति भी अगले साल सब ठीक करने का भरोसा दे रही है। चढ़ाई है रूट में पूरे में, बीच में काफी प्लेन भी है, डाउन अप डाउन पूरा चढ़ाई ज्यादा काफी बहुत है। रूट में लगभग चढ़ाई ज्यादा है रूट में। भाई यही है, ओलंपिक तक एक बार छू के आए उस मुकाम को, कैसा क्या होता है एक बार माहौल देख के आए वहाँ तक का। रास्ते में ना डॉगी थे, मंकी थे, उनका बड़ा हुआ था, हमारे को प्रॉब्लम हुई है। हम उनकी वजह से रेस स्टॉप करनी पड़ी है, जिससे कि हमारा टाइमिंग थोड़ा बहुत कुछ कम बत्ती हुआ है।
नहीं, ये रूट ऐसा है कि वहाँ जानवर है ही हमारे बीच में देखिए, हमारे वॉलंटियर ने बहुत अच्छा काम किया। वो साथ साथ चल रहे थे, लेकिन होता है जानवर कहीं से भी आ सकता है, जानवर को रोक नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे टेरिटोरियल डिवीजनों में भी बाघों की अच्छी खासी संख्या है, लेकिन ये बाघ अब बाघ के ही दुश्मन बन बैठे हैं। कैसे, देखिए हमारी रिपोर्ट। बाघ एक एकाकी जीव है। ये जंगल में अपना साम्राज्य बनाता है, जिसमें दूसरे बाघ को एंट्री नहीं दी जाती है। ऐसे में यदि दूसरा बाघ इस साम्राज्य में प्रवेश करता है तो इनमें संघर्ष होना लाजमी है, जिसमें अधिकांश बार बाघ की मौत हो जाती है। यदि हम रामनगर, तराई पूर्वी, तराई पश्चिमी, तराई केंद्रीय और हल्द्वानी वन प्रभाग में नजर डालें तो बीते 5 सालों में यहाँ 26 बाघों की मौत हो चुकी है, जिनमें से अधिकांश मामले आपसी रंजिश के हैं। चुनौतियां इस रूप में बढ़ रही कि यहाँ पे बाघों से बड़ा संघर्ष चल रहा है, बाघों का इंसान से संघर्ष चल रहा है, इनकी सुरक्षा को लेकर भी बड़े खतरे हैं। तो कुल मिलाकर टेरिटोरियल डिवीजन्स में वो फंडिंग भी नहीं है, वो पुख्ता इंतजामात भी नहीं है और स्टाफ भी उस तरह से ट्रेन नहीं है जैसा नेशनल पार्कों और टाइगर रिजर्व में होता है। उधर इन टेरिटोरियल डिवीजन में बढ़े बाघ अब विभाग के लिए कई चुनौतियाँ बढ़ा रहे हैं। इनमें पोचिंग और कॉन्फ्लिक्ट तो शामिल ही है, साथ ही बाघ से बाघ को बचाना भी बड़ी चुनौती हो गई है। इसके लिए विभाग यहाँ इनके हैबिटेट को और बेहतर बनाने की योजना बना रहा है, जिससे बाघों के आपसी संघर्ष के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सके। जहाँ पे हमारा पॉसिबिलिटी है स्पेस को क्या हैबिटेट को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उसको हैबिटेट इम्प्रूवमेंट किया जाएगा उसमें, ताकि जो एनिमल्स है वो प्रॉपर वे में उसको फीडिंग और स्पेस मूवमेंट के लिए स्पेस मिले। इन टेरिटोरियल डिवीजनों में से कई डिवीजन में देश के कई टाइगर रिजर्व से ज्यादा बाघ हैं। ऐसे में इनके पर्यावास को बेहतर बनाना ही फिलहाल इसका उपाय नजर आ रहा है। लेकिन इसमें लगने वाले फंड का इंतजाम कहां से हो, ये सवाल विभाग के आगे मुंह बाए खड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। इस साल बरसात ने हिमाचल और उत्तराखंड में कहर ढाया है। लैंडस्लाइड में कई लोगों की मौत हो गई, घर तबाह हुए। अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि लैंडस्लाइड का पहले से ही अलर्ट मिल जाए। फरवरी 2021 में चमोली के ऋषिगंगा में जो एवलांच आया था, उसने निचले इलाकों में जमकर तबाही मचाई और 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस आपदा के 2.5 साल बाद वाडिया इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा खुलासा किया है। इस आपदा के आने से काफी पहले ही इस पूरे इलाके में भूगर्भीय हलचल शुरू हो गई थी। ट्रिगर साइट से करीब 12 किलोमीटर दूर तपोवन में लगाए गए वाडिया के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर में घटना के 3 घंटे पहले इसके संकेत रिकॉर्ड हो गए थे। यदि इसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई होती तो ऋषि गंगा में हुई उस तबाही से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता था। वो एवेलेंच हुआ उसका 3-4 घंटा पहले लॉट ऑफ ट्रेमर्स जो इंडिकेशन दे रहा है कुछ होने वाला है, इसको हम लोग प्रिकर्सर बोलते हैं। तो वो 3-4 घंटा वो प्रिकर्सरी इवेंट्स हम लोग आइडेंटिफाई किए, लेकिन इसका पहले हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है। इसका मतलब वो सिग्नल दे रहा है। पूरे हिमालयन रीजन में इसी तरह के हाई कैपेसिटी के ब्रॉडबैंड सेस्मोमीटर लगाकर लैंडस्लाइड से लेकर भूकंप, एवलांच या अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा सकता है। वाडिया इंस्टीट्यूट नैनीताल, मसूरी, धौलीगंगा, भागीरथी कैचमेंट एरिया के लिए ऐसी मैपिंग भी कर चुका है। और यदि इनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो गई तो हिमालयी राज्यों में आने वाली कई प्राकृतिक आपदाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।